तो बजट शब्द होता क्या, उसके बारे में हम लोग पहले देख लें। तो बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बुजट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। जिसका अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो बजट शब्द हमारा है, उसका संविधान में कहीं उपयोग ही नहीं किया गया। यानी कि हमारे संविधान में बजट शब्द कहीं आया ही नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 202 में बजट शब्द के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया। यानी कि बजट शब्द हमारे संविधान में नहीं है, उसके स्थान पे क्या जिक्र किया गया है, वार्षिक वित्तीय वितरण। अगर हम लोग बात करें इस जो चमड़े का थैला है, उसको लेके जाने की जो प्रथा है वो ब्रिटेन से स्टार्ट हुई थी। 1733 में रॉबर्ट वालपॉल जो वित्त मंत्री थे, वो पहले इसका यूज किए थे। तब से प्रथा बन गई कि बजट के समय चमड़े के थैलों को लेके आना। उस चमड़े के थैले में उस बजट का पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह लेके आता है वित्त मंत्री। अगर हम लोग बात करें बजट बनाने की, तो बजट मुख्यतः 3 प्रकार के आंकड़ों पर निर्भर करता है। पहला है अनुमानित आंकड़ा। पहला हमारा है अनुमानित आंकड़ा, दूसरा है संशोधित आंकड़ा, तीसरा है वास्तविक आंकड़ा। पहला क्या है, अनुमानित, दूसरा है संशोधित, तीसरा है वास्तविक। अगर हम लोग बात करें इन आंकड़ों की, तो जैसे मान लीजिए कि हमको बनाना है बजट, बनाना है 2021-22 का। अगर हमको बजट बनाना है 2021-22 का, तो जो हम लोग बजट बनाएंगे उसमें 3 चीज़ों को रखेंगे। पहला अनुमानित आंकड़ा, संशोधित और वास्तविक। तो ये अनुमानित आंकड़ा क्या है कि 2021-22 में अभी तो शुरू हुआ है, उसमें कौन कौन से खर्च आएंगे, तो उसको अनुमान कर लिया जाता है और उसको हम लोग अनुमानित आंकड़ा बोलते हैं। संशोधित आंकड़े में क्या होगा कि 2021-22 में जो हम लोग बजट बना रहे हैं, उसमें जो 2019-20 का जो आंकड़ा, जो बजट पास हुआ होगा, उसमें जो सटीक सटीक जो आंकड़े होंगे, उनको हम लोग संशोधित करके क्या करेंगे, इसमें प्रस्तुत करेंगे। जो वास्तविक आंकड़ा होता है वो होता है 2020 और 21 का। वास्तविक आंकड़ा कब किसका होता है, तो 2020 और 21 का होता है। चलिए, तो अगर हम लोग बात करें छोटे मोटे इसमें फैक्ट की, तो पहला फैक्ट है स्वतंत्र भारत का पहला बजट स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के पड़मुखम चेट्टी द्वारा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का ध्यान दीजिएगा। और गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई द्वारा 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया था। वर्तमान समय तक सबसे ज़्यादा यानी लगभग 10 बार मोरारजी देसाई जो हैं वो बजट पेश कर चुके हैं। तो ये कह सकते हैं कि सबसे अधिक बार बजट पेश करने का श्रेय मोरारजी देसाई को जाता है। अगर हम लोग बात करें 2001 से पहले भारत का बजट हर वर्ष शाम 5 बजे प्रस्तुत होता था, लेकिन यशवंत सिन्हा के कहने पर दो की सिफारिश पर 2001 से इसे प्रायः 11 बजे प्रस्तुत करने की परंपरा शुरू की गई। यानी कि 2001 से पहले ये 5 बजे शाम को प्रस्तुत होता था, लेकिन 2001 से क्या हुआ कि इसको 11 बजे प्रस्तुत किया जाने लगा। ऐसा क्यों होता था, वो जो समय का अंतर है हमारे और ब्रिटेन के देश में, उसकी वजह से ऐसा होता था। अगर बात करें हम 2017-18 में, तो 2017-18 में बजट के 3 मुख्य परिवर्तन किए गए। पहला परिवर्तन था पहला है बजट के प्रस्तुत किए जाने के दिन में परिवर्तन। यानी कि पहले जो था कि बजट हमारा फरवरी के लास्ट में प्रस्तुत होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि फरवरी के पहले तारीख में
1 फरवरी को ही हम लोग क्या करते हैं, बजट को पेश कर लेते हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि एक जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 30 मार्च तक होता है। अगर इसमें लेट किया जाएगा तो उसको फिर खर्च का जो आवंटन होगा उसमें लेट होगा, फिर हमारी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो जो राजकोषीय नीति जो है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दूसरा है कि रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में मिलाकर प्रस्तुत करने की शुरुआत। यानी कि पहले अगर 1921 में बात करें तो 1921 में बात करें हम लोग, तो उस समय देखा जाए तो 1921 में सकवर्त समिति, ये थोड़ा सा नाम गलत हो गया है, जो सकवर्त समिति थी उसके सिफारिश पर 1924 में रेलवे बजट और केंद्रीय बजट को अलग अलग प्रस्तुत करने की परंपरा शुरू हुई, क्योंकि ब्रिटिशर्स द्वारा यहाँ पे हमारे भारत में जो ट्रेन, उनके पटरियों का विस्तार, ट्रेनों का विस्तार बहुत अधिक हो गया था। तो उस समय उसका खर्च वगैरह प्लस हर एक चीज़ को नियंत्रण करने के लिए उसमें बजट में उसको अलग से पेश किया जाना शुरू हो गया। 2017 में बात करें, 2017 में विवेक देवराज समिति की सिफारिश पर केंद्रीय बजट केंद्रीय बजट में रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में मिलाकर प्रस्तुत किया जाने लगा, जिसके आधार पर 2017-18 के बजट में रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में मिलाकर प्रस्तुत भी किया गया। तब से रेलवे बजट और केंद्रीय बजट को आपस में मर्ज करके प्रस्तुत किया जाता है। रही बात विवेक देवराज समिति की, तो विवेक देवराज समिति जो है वो क्या ऐसा विचार प्रकट किए या उनके समिति में उनका क्या सिफारिश थी। जैसे कि अगर बात करें औपनिवेशिक जो काल से चली आ रही परंपरा को पहले ही उन्होंने ख़त्म करने का प्रयास किया। क्यों ख़त्म करने का प्रयास किया कि वर्ष दर वर्ष रेलवे बजट का आकार केंद्रीय बजट की तुलना में घटता जा रहा था, जो लगभग उस समय 2017 में लगभग केंद्रीय बजट का 10% ही रह गया था। तो अगर हम लोग उसको अलग अलग करते हैं तो हमारे बजट में दोहराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि खर्च में दोहराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती। दूसरी चीज़, जब 7वां वेतन लागू हुआ तो पहले रेलवे का खर्च लगभग 53,000 करोड़ था, जो बढ़कर 78,000 करोड़ हो गया, और जो रेलवे बजट का लगभग 40%, जो बजट का लगभग 40% हो जाता है। तो दोहराव की स्थिति न उत्पन्न हो, इसकी वजह से क्या किया गया कि उसको रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में मर्ज करके पेश करना शुरू किया गया 2017-18 से। तीसरा है कि योजना खर्च और गैर योजना खर्च के वर्गीकरण को समाप्त करना। यानी कि जैसे मैं बताया अभी, योजना खर्च, गैर योजना खर्च, तो वो दोहराव की स्थिति को ही ख़त्म करने की यहाँ पे बात कही गई है। जो दोहराव की स्थिति है उसको ख़त्म करने की बात कही गई है। योजनागत खर्च के अंतर्गत जैसे पंचवर्षीय योजना हो गए, कृषि पे, उद्योगों पे, ग्रामीण पे जो खर्च था, और गैर खर्च के अंतर्गत सब्सिडी हो गया, ब्याज भुगतान हो गया, रक्षा हो गया, केंद्रीय कर्मचारी हो गया, वेतन भत्ते इत्यादि आते हैं। तो दोहराव की स्थिति ना हो इसलिए क्या किया गया, इसको भी किया गया। अगर हम लोग बात करते हैं बजट के निर्माण की, बजट बनता कैसे है। अगर हम लोग बात करें बजट के निर्माण की, बजट बनता कैसे है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो पहले बजट निर्माण करता कौन है, तो बजट निर्माण का काम वित्त मंत्रालय करता है। तो वित्त मंत्रालय के अंदर कौन करता है, वित्त मंत्रालय के अंदर करता है आर्थिक विभाग। तो आर्थिक विभाग में एक आपका है बजट विभाग, वो क्या करता है कि इसका निर्माण करता है। यानी कि वित्त मंत्रालय में आर्थिक विभाग
आर्थिक विभाग में बजट प्रभाग जो है इसका निर्माण करता है। बजट सर्कुलेशन उसके बाद होता है 7 से 8 दिनों तक, 7 से 8 माह तक। फिर क्या होता है, बजट सर्कुलेशन विभिन्न विभागों के आकलन जैसे अनुमानित खर्च, संशोधित खर्च, वास्तविक खर्च, इसको लाया जाता है और वित्त मंत्रालय व्यय विभाग द्वारा इस खर्च का आवंटन होता है। आवंटन होने के बाद उसको एक डॉक्यूमेंट वगैरह में उसको लिख के रखा जाता है। फिर उसके बाद हलवा उत्सव होता है। अब टीवी वगैरह में देखे होंगे हलवा उत्सव को। हलवा उत्सव के बाद उस जो डॉक्यूमेंट वगैरह जो लिखा गया है, बजट जो पास करवाना है, उसका प्रिंटिंग होता है। रही बात प्रिंटिंग की, तो 2021-22 का जो बजट पास हुआ है वो उसमें प्रिंटिंग हुआ ही नहीं, प्रिंटिंग का समय बचा, क्योंकि निर्मला सीतारमण द्वारा टैबलेट का यूज किया गया था। और फिर लास्ट में क्या करते हैं कि फरवरी माह में इसको पेश कर देते हैं। 1 फरवरी क्या करते हैं, इसको अब पेश कर दिया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, जब से बजट स्टार्ट होता है बनना, तब से हलवा सेरेमनी यानी कि जब जब तक पेश नहीं होता है तब तक उनके अधिकारियों को एक तरीके से कह दिया जाए कि नज़रबंद कर दिया जाता है। यानी कि ऑफिस से उनको कहीं नहीं जाने की, ना किसी से मिलने की अनुमति होती, यहाँ तक कि नेट वगैरह से भी उनको दूर रखा जाता है, कि ताकि बजट की चीज़ें कुछ भी बाहर लीक ना हो जाए। अब उसके बात करें हम लोग प्रस्तुतिकरण की, तो बजट प्रस्तुतिकरण का देखिए, पहले बजट राष्ट्रपति की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्री फरवरी माह में फरवरी माह के पहले दिन लोकसभा के पटल पे क्या करते हैं, बजट का दस्तावेज को रखते हैं। फिर बजट पे क्या होता है, अभिभाषण स्टार्ट होता है। अभिभाषण के समापन के बाद इसे राज्यसभा के पटल पे भेज दिया जाता है। यानी कि फिर इसको कहाँ पे जाता है, राज्यसभा पे, राज्यसभा में इसको भेज दिया जाता है। बजट अभिभाषण के बाद 2 से 3 दिनों तक सामान्य चर्चा होती है, जिसमें बजट का संपूर्ण स्वरूप पर बात होती है कि बजट किससे आधारित है या उद्योग आधारित है इत्यादि पर इस पे क्या होती है, बात होती है। और फिर इसमें बेसिक जब चर्चाएं स्टार्ट होती हैं इस पे, तो बजट में सरकार खर्च के लिए एक बिल होता है जिसका नाम है विनियोग बिल। विनियोग बिल सरकार लाती है खर्च के लिए। विनियोग, जिसमें विनियोग मांग को शामिल किया जाता है। अनुदान मांग की समीक्षा के लिए संसदीय समिति का गठन होता है। यानी कि जो मांग हो रही है सरकार द्वारा वो सही है कि नहीं है, कहाँ तक सही है, उसके मांग के लिए क्या होती है कि संसदीय समिति का गठन होता है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य होते हैं। 2 से 3 सप्ताह के लिए 2 से 3 सप्ताह के लिए उसमें विस्तृत बहस होती है, जिसके बाद एट लास्ट में क्या कर दिया जाता है, उसको पास कर दिया जाता है लोकसभा से। और जैसे ये लोकसभा, अभी देखिए, अभी उसमें जब जब चर्चा होने लगती है विस्तृत, तो उसमें भी बहुत प्रकार की कट पॉलिसी आती है, जिसमें पहला आपका है नीतिगत कटौती प्रस्ताव, दूसरा है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, तीसरा है इकोनॉमिक्स कट मोशन। तो पहले बात करें हम लोग नीतिगत कटौती प्रस्ताव की, तो नीतिगत कटौती प्रस्ताव में जो अनुदान मांग होती है उसको घटाकर 1 रुपये करने की मांग होती है। यानी कि कहा जाता है कि जो भी आपकी मांग है उसको घटाकर 1 रुपये कर दीजिए। यानी यहाँ पे विपक्ष द्वारा इसको किया जाता है। फिर होता है सांकेतिक कटौती। इसमें सरकार सांकेतिक रूप से अनुदान मांग को 100 रुपये में, उसमें कहती है कि नहीं कुछ कम हुआ था, 100 रुपये ही काट दो, लेकिन काट दो। इकोनॉमिक कट मोशन, यानी कि सरकार अगर किसी कार्य के लिए 10,000 करोड़ अनुदान मांग की है, तो 10,000 अनुदान मांग पे वो इस बात को ध्यान देते हैं कि ये अनुदान मांग कम से कम हो जाए। यानी कि जितना कम से कम हो सके वो उसको कर्म कराने का प्रयास करती है। अब इसके बाद अगर ये तीनों कट मोशन अगर पास हुआ, सही से हुआ, तो फिर इसको कहाँ करते हैं, जब विनियोग बिल पास हो जाता है तो इसको फिर राज्यसभा में भेज देते हैं। राज्यसभा पे इस पे
बहस नहीं होती है, क्योंकि ये अनुमानित विधेयक होता है। क्योंकि ये क्या होता है, अनुमानित विधेयक होता है, इसलिए इस पे बात वगैरह नहीं होती है। उसके बाद एटलीस्ट लास्ट में क्या होता है कि राष्ट्रपति की सिग्नेचर होती है, जिसके बाद इस बिल को पास मान लिया, मतलब बजट को पास मान लिया जाता है। अगर बजट में हम लोग बात करें, बजट में टूल्स की, तो हम लोग टूल्स तो कई यूज़ करते हैं, लेकिन मुख्य में पहला है लेखानुदान, दूसरा है गिलोटीन। पहला है लेखानुदान, दूसरा है गिलोटीन। लेखानुदान का प्रयोग सरकार अतिरिक्त खर्च के लिए, जिसमें खर्च का 2 महीने या 1/6 भाग के रूप में प्रस्तुत करती है, जिससे बजट पारित होने में विलंब होने पे सरकार उपयुक्त स्थानों पे खर्च, जैसे मान लीजिए कि अगर बजट पास होने में देरी हो रही है, तो क्या करती है कि उस खर्च का कहती है कि 1/6 भाग, यानी कि लगभग 2 महीने का हमें खर्च क्या कर दीजिए, आवंटित करा दीजिए। जैसे भी जो योजनाएं चल रही हैं वो क्या हो, चलती रहें, रुके नहीं। गिलोटीन की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा रंग हो गया है। गिलोटीन के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष के पास अधिकार होता है कि वह एक ही साथ या एक ही समय में बचे हुए सभी अनुदान मांगों पर चर्चा मतदान करा सकते। जैसे मान लीजिए कि अगर बजट पास करने में देरी हो रही है, तो ये लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके पास अधिकार होता है कि जल्दी जल्दी से उस पर चर्चा करा के उसको क्या कर दे, जल्दी से पास करा के ख़त्म करें। तो अब वो विशेष 2-3 चीज़ों पर ध्यान देना है। यहाँ पे जो मैंने इस फैक्ट को बताया, ये वाला थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। ये तो अनुदान, अनुमानित आंकड़ा, संशोधित आंकड़ा, वास्तविक आंकड़ा, इसको तो आप समझ ही गए होंगे। ये भी समझ गए होंगे कि फिर 5 बजे जब होता था तो फिर 11 बजे कैसे होने लगा, दिनों में परिवर्तित कैसे हुआ, फिर रेल बजट को फिर केंद्रीय बजट में मिला, मर्ज क्यों कर दिया गया, योजनागत खर्च गैर योजनागत खर्च को कैसे समाप्त कर दिया गया, फिर बजट का निर्माण कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें बात की गई है।